हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर। हमने देखा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर ने लार्ज इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमें जरूरत थी प्राइवेट सेक्टर की। जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं सोचता। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी देखता है, जिस वजह से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने जो भी प्रॉफिट आया उसको री इन्वेस्ट किया, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हुई, ग्रोथ हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, हमने प्रोडक्शन इंक्रीज की, जिससे एक्सपोर्ट किया, फॉरेन अर्निंग्स अर्न की, जिससे हम डेवलप कर पाए हैं। तो जो भी हमारी डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेक्टर की वजह से ही डेवलपमेंट हुई है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, इसीलिए क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। तो आज हम कर रहे हैं रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। इंडिया की डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर ने कितना रोल प्ले किया। तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, वो भी मोस्टली हाउस होल्ड सेक्टर के हाथों में है, जिसको हम कहते हैं इसकी ओनरशिप किसके पास है, प्राइवेट हैंड्स में है। और ये मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं, प्राइवेट हैंड्स के द्वारा किए जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मेनली ये प्राइवेट सेक्टर है, और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट जितनी भी की है एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। आज हम अपने देश में खुद इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी वीट, राइस, नेचुरल गुड्स, एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से हम अपने देश के लोगों को खाना भी दे सकते हैं, साथ साथ में बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशिंग एक्सेट्रा और चीजें हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। हमें डेयरी प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, इसको भी हम एक्सपोर्ट करने के काबिल बन चुके हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जिसको हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इन चीजों को भी इंक्लूड करते हैं। हम देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तब था 1966 में, 70s में। हम कहते हैं जब देश में अन्न की कमी थी, हमें वीट बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, हम अपने देश के लोगों को वीट प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो देश के किसानों ने क्या किया, अपने इतनी मेहनत से अपने खेतों में अन्न उगाया कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, जिसकी वजह से हमने अच्छे फर्टिलाइजर को यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया, और हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज के टाइम में हमारे पास फूड ग्रेन्स इतने क्वांटिटी में है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सारा सिरा हमारे प्राइवेट सेक्टर को जाता है, हमारे किसानों को जाता है, जिस वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं इन फूड ग्रेन्स। एंड नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनकी डेवलपमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही हुई है। जब भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगी होती है। मैक्सिमम 1 करोड़, जो मीडियम है 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कहते हैं स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी डेवलपमेंट के साथ ही इंडिया ने ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की है। जितनी भी हम देखते हैं मोस्टली स्मॉल, माइक्रो, मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये प्राइवेट हैंड्स के हाथों में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हाथ में है। इससे क्या होता है कि हमारे देश की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है।
आज के टाइम में हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा एंटरप्राइजेस हैं जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करते हैं एंड जे अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं। 45 to 50% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है इसका 50% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आता है। तो इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। देश की डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से हुई है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसके हाथों में है? प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड्स में है। एंड नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, साथ में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जिससे हम ज्यादा मशीनरी से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च डेवलपमेंट के साथ बहुत लार्ज हाई लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, जितने भी हम इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होता है? यू शेप्ड होता है। इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, जिसका बेनिफिट हम एक्सपोर्ट अर्निंग में करते हैं। अगर इन गुड्स को हम बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी एंड इसके बदले हम नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। तो हम देख रहे हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनकी परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर से भी ज्यादा बेटर है एंड जितने भी इंडस्ट्रियल टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज लार्ज स्केल इंडस्ट्री खुद बनाना स्टार्ट कर दी। जितने भी मशीन टूल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, वो हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खुद ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी कंट्रीब्यूशन को हम मना नहीं कर सकते। एंड नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस भी प्राइवेट सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जितनी भी हम होलसेल या फिर रिटेल ट्रेडिंग की बात करते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले आते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने ही होलसेल ट्रेडिंग को एक्सपेंड किया है, रिटेल ट्रेडिंग को एक्सपेंड किया है। हम कहते हैं बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए गुड्स को बाहर सेल करना होगा, हमारे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। घर के बाहर मतलब फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा प्रोडक्शन की है, जिस वजह से हम गुड्स में ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड हमने इंक्रीज कर दिया है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दिया? डेवलपमेंट की है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है ना आज के टाइम में, वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से इन्वेस्ट किया है कि आज हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है, बट इसके साथ साथ पूरी इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिल रहा है। आज के टाइम हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, इससे इंडिया के लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस वजह से डेवलपमेंट इंक्रीज हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से बिजनेस ट्रेडिंग एक्सपेंड हुआ है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। हम ये देख रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी है वो पब्लिक सेक्टर के बहुत कम है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? कि आउटपुट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, हम रॉ मटेरियल से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेगा
तो वो रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देगा। उसका पर्पस यही रहेगा कि मेरा एक भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब भी प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये सब कुछ हमें किसने सिखाया है? प्राइवेट सेक्टर ने सिखाया। इसी वजह से आज के टाइम में जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, हम उनको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सिक यूनिट्स हैं जो प्राइवेट हैंड्स में जाती हैं, वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती है, उनमें एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज हुई है। आज हम कहते हैं कि हमने देश को डेवलप करने के लिए 30 से 40% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट किया है, कैपिटल फॉर्मेशन की है। इतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन अकेला पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता था। देश को डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत थी, जिसको किसने लेकर आए हैं? प्राइवेट सेक्टर ने ही इंक्रीज किया है। एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं वो किस वजह से इंक्रीज हो रही हैं? प्राइवेट सेक्टर की वजह से। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी सर्विसेज हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से हमें दे पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर हमें इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, वो क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम ये देखते हैं, अगर हमें जरूरत है हेल्थ फैसिलिटी की, पब्लिक और प्राइवेट, हम किसको प्रेफर करते हैं? प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि वहां पर हर सर्विस हमें मिलती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करने में फेल रहे हैं। अब जब 2021 में बजट आया है, इसमें पब्लिक सेक्टर क्या कह रही है? सरकार ने कहा हम एनजीओ की हेल्प के साथ 100 सैनिक स्कूल ओपन करेंगे, जिससे लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। क्या प्राइवेट सेक्टर ही हमें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? पब्लिक सेक्टर में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर ने तो प्रॉफिट के लिए काम करना है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उसने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर एक गांव में एक स्कूल खोल रखा है, लेकिन फिर भी क्वालिटी देने में कहां तक कामयाब नहीं रही है। इसकी कमियां हैं, तभी तो लोग पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? एजुकेशन पब्लिक हैंड से जाकर अब प्राइवेट हैंड्स में जाना शुरू कर रही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर में हमारा पब्लिक सेक्टर फेल हो रहा है, हेल्थ में फेल हो रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज अब प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं डॉक्टर की फीस लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, इक्विपमेंट लगा लो, सभी पब्लिक सेक्टर के पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसका रीजन क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर लगा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, प्राइवेट सेक्टर हमें क्यों इतनी सब्सिडी दे रहे हैं? वो प्रॉफिट के लिए अर्न कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में कमी कहाँ रहेगी? इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद उनकी क्वालिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं हमें प्राइवेट सेक्टर ने ही दी हैं, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो और कम्युनिकेशन का हो, उसमें भी हम कहते हैं सर प्राइवेट सेक्टर सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। नंबर 7, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इनको इंक्रीज किसने किया है? प्राइवेट सेक्टर ने। पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है। तो एम्प्लॉयमेंट अब्सॉर्ब कहाँ होगा? प्राइवेट सेक्टर में। ऑल्दो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अनस्किल्ड लेबर है, उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतने ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग बिजनेस में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस वजह से ये सेक्टर जो अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स है उसको भी ऑब्जर्व कर रहा है। हमारे देश में लोग अनएजुकेटेड हैं और अनट्रेन्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर ही कर पा रहा है, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो है। नंबर 8, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। देश के नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इसने ही टैक्स बेस को इंक्रीज किया है। टैक्स बेस का मीनिंग है कि नंबर ऑफ पर्सन हु पेइंग द टैक्स। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एक्सपेंड होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स देने वालों की गिनती इंक्रीज होगी। जो टैक्स देने वालों की गिनती है उसको कहते हैं टैक्स बेस। तो टैक्स बेस हम देख रहे हैं हर साल इंक्रीज करता जा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की वजह से टैक्स बेस इंक्रीज हो रहा है। टैक्स बेस इंक्रीज होने के साथ साथ हम देखते हैं लोगों की एबिलिटी टू पे वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम टैक्स भी ज्यादा पे करेंगे तो एबिलिटी टू पे भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्सेस है, इन पर वित्त सरकार कितनी अर्निंग कर रही है। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा बड़ा इनकम रिसोर्स है गवर्नमेंट का। जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से बहुत ज्यादा इनकम आ रही है। तो नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड नंबर 9, प्राइवेट सेक्टर एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। हमारे माइंड में हमेशा यही कंसेप्ट आता है कि प्राइवेट सेक्टर आएंगे जिस वजह से वेलफेयर एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, लोगों का वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सेल्फ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, उसको सोसाइटी के वेलफेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन इस मैटर में हम थोड़े से गलत प्रूफ होते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम जरूर कर रहा है, लेकिन साथ में वो क्या करता है? अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, वेलफेयर एक्टिविटी समझ रहा है, स्कूलिंग प्रोवाइड करा रहा है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा है। जितने भी एनजीओ हैं उनके लिए फंड कौन दे रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहे हैं। इसीलिए तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंडा चल रहा है, जिस वजह से जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अपनी इनकम का 2% तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं, जिससे गरीब लोगों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती हैं। एंड इस फंड को हम ड्यूरिंग इमरजेंसी भी यूज करते हैं। जो इतनी भी पब्लिक सेक्टर है ना, वो हर इमरजेंसी में हमारे सामने आता है और अपने प्रॉफिट में से फंड प्रोवाइड करता है। कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, जैसे अब कोरोना पेंडेमिक आया, इसमें भी जितनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट से इन्होंने अपना फंड दिया है। एनजीओ किसकी वजह से चल रही है? मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड करवाते हैं एनजीओ से, जिससे वेलफेयर एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं। ये था रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।